फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 004 के खंड 1 में इकाई 1 भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय समाजशास्त्र का ऐतिहासिक आधार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाजशास्त्र का ऐतिहासिक आधार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र मानववादी सामाजिक विज्ञान है, इसलिए इसे किन्हीं विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में खास मानव समूहों के विशेष विचारों, आदर्शों, मूल्यों, महत्वाकांक्षाओं, समस्याओं और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि मानव संबंधों के बारे में यह सामान्य नियम ही चाहता है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान के ढांचे में फिट नहीं बैठता है और विभिन्न देशों में इसके विकास का एक अलग तरीके से होता है या वहां के विशेष ऐतिहासिक अनुभव और सांस्कृतिक स्वरूप का प्रभाव उस पर होता है। भारत में तथ्यों पर ध्यान न देने के कारण भारत में कोई भी समाजशास्त्र की भारतीय परंपरा के बारे में पर्याप्त प्रमाण के साथ बात नहीं कर सकता, वरना समाजशास्त्र की जर्मनी या अमेरिका परंपरा पर बात कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय समाजशास्त्री अपने शिक्षण और अनुसंधानों में पश्चिमी अवधारणाओं, विधियों और सिद्धांतों पर ही जोर देते हैं, बजाय इसके वे अपने देश में इनका विकास करें। इस संबंध में समाजशास्त्री के क्रियाकलापों भौतिक वैज्ञानियों या जीव विज्ञानियों और यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों से बहुत अलग नहीं है। लेकिन समाजशास्त्रियों के पास चिंता का एक खास कारण यह है कि मानव विज्ञान में एक तरफ आंकड़ों का संबंध और दूसरी तरफ संकल्पनाएं, विधियों और सिद्धांतों प्राकृतिक विज्ञान से अलग होते हैं। जब कोई भारतीय भौतिक विज्ञानी कोई नियम बनाता है तो ऐसे ऐसे में एंद्रे बेटली उस सिद्धांत को उस सामान्य नियम या सिद्धांत की तरह मानते हैं जैसे कि साहा समीकरण या चंद्रशेखर सीमा को वे मानते हैं। वे मानते हैं कि यह भौतिक वैज्ञानियों द्वारा न केवल भारत में वरना सभी जगह ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान में सामान्यतः उपकरणों के स्टॉक का उपयोग विवादास्पद नहीं होता है, किंतु मानव विज्ञान में यह विवादास्पद होता है। यह सत्य है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को उतना कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता है जितना कि यूरोप में उनके पूर्ववर्तियों को 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र को एक गंभीर बौद्धिक विषय के रूप में इसकी वैधता स्थापित करना पड़ा। लेकिन पश्चिम मार्गदर्शियों पर अति निर्भरता के कारण वे यह तथ्यों को भूल गए थे कि पश्चिम में समाजशास्त्र औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो समस्याएं सामने आ रही थी, जिस तरह की सामाजिक क्रांति और परिवर्तन हो रहे थे, उनकी बौद्धिक और संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया थी। 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जागरण, वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्यिक क्रांति के लिए हुए आंदोलन में बौद्धिक क्रांति आकार लेने लगी थी। 1889 की फ्रांस क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने जर्जर होती सामंतवादी व्यवस्था वाले राजतंत्र और चर्च को एक ऐसी हवा दी जिसने लोगों की महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत उपलब्धियों के आख्यान और उनके दुखों की कथा आरंभ हो गई। इस नई परिस्थिति में मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था की अनिश्चितता थी। पश्चिम में समाजशास्त्र को इसी को समझने के लिए प्रयास किया गया था। यह सामान्य तौर पर एक तरह की संज्ञानात्मक प्रणाली थी जिसे यूरोपियन संदर्भ में औद्योगिक मध्य वर्ग ने पारंपरिक विश्व परिदृश्य और साथ ही ज्ञान के आयामों के विखंडन की समस्या से उबरने के लिए विश्व परिदृश्य के तौर पर प्रतिक्रिया के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन जब भारत में समाजशास्त्र आया तब औद्योगिक मध्य वर्ग विकसित नहीं हुआ। भारत में समाजशास्त्र का जन्म पाश्चात्य लोगों द्वारा, खास तौर से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद भारतीय समाज और संस्कृति की पश्चिम व्याख्या के प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्धिक प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ था।
मानव शास्त्र ने जो भी समाजशास्त्र का सजीवता शास्त्र है वह बहुत हद तक पिछली 3 या 4 शताब्दियों के दौरान विश्व के यूरोपियन विस्तार की ही उपज है। विभिन्न प्रजातियों और सर्वथा भिन्न संस्कृतियों के लोगों पर शासन करने की आवश्यकता ने यूरोपियनों में शासितों के जीवन और संस्कृति का अध्ययन करने की अनिवार्यता को जन्म दिया। भारतीय लोगों के जीवन और संस्कृति की सूचना एकत्र करने के पश्चिमी प्रयासों में भी औपनिवेशिक शासकों का यही हित दिखाई देता है, जिसने भारत में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का आधार तैयार हुआ। हालांकि यह सत्य है कि भारत में वैज्ञानिकों ने दिलचस्पी दोनों विषयों को समृद्ध किया और वे आधुनिक के पश्चिम संदर्भ में उभरे। साथ ही औपनिवेशिक संदर्भ की अपेक्षा करना संभव नहीं होगा, जिसमें इस देश में समाजशास्त्र का विकास हुआ। इस देश में जिन परिस्थितियों में समाजशास्त्र का उद्गम हुआ उसके दोहरे पहलू पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण इसमें पश्चिमी समाजशास्त्र की झलक दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर डुमोर और पोकॉक द्वारा सन 1957 में दिए गए कथन का कोई विरोध नहीं हुआ। भारत का समाजशास्त्र केवल पिछले 10 वर्षों में ही ठीक तरह से आरंभ हुआ है। सबसे दुखद बात रॉबर्ट बिरस्ट्रीट का कथन है कि जो समाजशास्त्र की जड़ों की प्लेटो और अरस्तु तक तलाशते हैं लेकिन अंततः पूर्व में सामाजिक विचारों की परंपरा को खारिज करते हैं। बरिस्ट्रीट लिखते हैं कि यद्यपि मैं प्रांतीयतावाद की प्रजातीय का दोषी हो सकता हूं, मैंने बौद्धिक इतिहास की पश्चिमी परंपरा के बाहर सभी समाजशास्त्रियों को अलग छोड़ दिया है। यदि क्षमा की आवश्यकता पड़ी तो यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक खास विषय के रूप में पूर्वी लोगों के मस्तिष्क में नहीं आया और वस्तुतः पूर्वी समाजशास्त्रीय विचार की कोई सामग्री या ग्रंथ नहीं है। ऐसा कहने वाले बरिस्ट्रीट अकेले नहीं है, इस गलती को सुधारना होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारतीय समाजशास्त्र का ऐतिहासिक आधार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।